जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री मिस्ट्री इन केमिस्ट्री। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग सोल्यूशन क्या है, उसके टाइप्स यानी उसके टोटल 9 कम्बिनेशन देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करें उसको हम लोग आज देखेंगे। तो हेडिंग डालते हैं, एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें जो दो टर्म यूज होने वाले हैं, मोलैरिटी और मोलैलिटी, ये ज़्यादातर यूज होने वाले हैं। तो उसके अलावा हम और भी देखेंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि कंसंट्रेशन टर्म क्या है। तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप 2 ग्लास लीजिए, बीकर लीज सकते हैं। ए बीकर है, बी बीकर है, दोनों में इक्वल अमाउंट वाटर ले लीजिए। यानी आप 1 लीटर और 1 लीटर इसमें भी क्या ले रहे हैं, वाटर, पानी ले रहे हैं। अब इसमें 100 ग्राम शुगर, अब इसमें 25 ग्राम शुगर घोल दीजिए। अब मैं आपसे पूछूं कि गाढ़ा सॉल्यूशन कौन है। गाढ़ा का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ज़्यादा गाढ़ापन यानी थिकर कौन है। तो जाहिर सी बात है कि आंसर आपका क्या होगा, ए वाला। क्यों? क्योंकि अमाउंट वाटर का क्या है, सेम है। अब इसमें चीनी कितना, 100 ग्राम, इसमें चीनी कितना, 25 ग्राम। तो ज़्यादा चीनी ज़्यादा गाढ़ा। तो इसके टर्म यानी सोल्यूशन के टर्मोलॉजी के टर्म बोलेंगे कि ये ज़्यादा कंसनट्रेट है, ये कम कंसनट्रेट है, यानी इसके तुलना में डाइल्यूट है, इसके तुलना में ये कंसनट्रेट है। यानी कंसनट्रेशन का सीधा मतलब है कि हाउ मच सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन, नोन एज कंसंट्रेशन। क्लियर है कि कितना चीज़ किसी सोल्यूशन में प्रेजेंट है, वही आपका सोल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है। तो उसी कंसंट्रेशन को हम कितने तरीके से यूज करते हैं, जहाँ जैसा रिक्वायरमेंट वहाँ वैसा यूनिट या वैसा टर्म यूज करते हैं। तो कौन कौन से टर्म है, कितने उसके एक्सप्रेशन के तरीके हैं, आइए देखते हैं। तो पहला टर्म है आपका है परसेंटेज के टर्म में, यानी परसेंटेज टर्म में हम 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला मास परसेंटेज। क्या है? मास परसेंटेज। इसी को मास परसेंटेज बाई मास कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परसेंटेज बाई मास। इसको सिंबल शॉर्ट कर देखते हैं, W बाई W लिखते हैं और यहाँ परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। क्या होता है? तो सेंटेंस में मैं बोल रहा हूँ, फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, या ग्राम में बोल रहे हैं या किलोग्राम बोल सकते हैं, इसको यूनिटलेस है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो फिर से सुन लीजिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब मैथमेटिकली मैं इसको बोलूं तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। और सोल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होते हैं, और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए, कुछ है नहीं, ये सोल्यूशन चैप्टर टोटल आधा केमिस्ट्री आधा मैथ है। कंसेप्ट जो लगेगा केमिस्ट्री का, जो फिजिकल केमिस्ट्री में ये टर्म आएगा कि हम कौन कौन से फैक्टर या कौन कौन से रूल से गवर्न हो रहा है, तो ये केमिस्ट्री हो गया। और जो कैलकुलेशंस है मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व है। तो आपको मैं बताया सेंटेंस में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे
तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, तो दोनों ग्राम ग्राम है तो कट जाएगा, और यूनिट क्या होगा, यूनिट लेस हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर, यानी परसेंटेज जहाँ भी पूछे तो 100 में पूछ रहा है। तो दूसरा आपका है, सेकेंड आपका हो गया वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज, इसको लिखते हैं V/V परसेंटेज। तो सेंटेंस में क्या बोलेंगे, जैसे आपने बोला था ग्राम के लिए, यहाँ पर ml में, यानी अमाउंट ऑफ, अमाउंट की जगह वॉल्यूम कर लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कि 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ml प्रेजेंट है वही उसका क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज है। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml। देखिए ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो कोई यूनिट नहीं बचेगा, उस तरह से यहाँ पर क्या है ml में है तो वॉल्यूम का सॉल्यूशन भी किस में होगा, ml में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब परसेंटेज में है तो 100 का मल्टीप्लाई। क्लियर, यानी इसका भी यूनिट होगा क्या, यूनिट लेस, ml कैंसिल आउट। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, नेक्स्ट है आपका थर्ड, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी W/V परसेंटेज। ये क्या है, यानी सॉल्यूट का कितना ग्राम 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है वही उसका क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा। मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, परसेंटेज का मतलब 100 में। तो आप बताइए इसका क्या यूनिट होगा, परसेंटेज में कोई यूनिट नहीं होता, भले ही यहाँ ग्राम है अपन वॉल्यूम ml में है, लेकिन फिर भी इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, या मास बाय मास, इसको बोलते हैं मास परसेंटेज, इसको बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, इसको बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो तीनों आपको मैथमेटिकली मैं एक्सप्रेस कर दिया, सेंटेंस में बोल दिया। अब अगला है, इंपॉर्टेंट है, मोलरिटी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल एंड कैलकुलेशन जो आप थ्योरी में पढ़ेंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो क्लियरिटी के लिए मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ इसको, ताकि आपको साफ सुथरा क्लियर दिखे। क्लियरिटी भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, ताकि आप एग्ज़ाम में जब एक्सप्रेस करते हैं तो बहुत अच्छे से साफ सुथरा लिखते हैं, एग्जामिनर खुश होकर कॉपी चेक करता है, नहीं तो इरिटेट हो जाता है यदि राइटिंग सही नहीं होती तो अगला आपका है चौथा, मोलरिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोलरिटी, सिंबल कैपिटल M। ठीक है, मोलरिटी क्या है भाई, ये मोलरिटी क्या है, देखिए मैंने इसको स्टार लगा दूं क्योंकि ज़्यादातर यूज होने वाला है ये आपके केमिस्ट्री में और प्रैक्टिकल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं, इसको मैं लिख दे रहा हूँ सेंटेंस में, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution, 1 liter of solution, the number of moles of solute present in 1 liter of solution। सेंटेंस में हो गया, यानी 1 लीटर में कोई सोल्यूशन 1 लीटर है तो उसमें जो चीज़ घुला है यानी सॉल्यूट, उसके कितने मोल्स घुले हैं, यही उसका क्या है, मोलरिटी। फिर से सुनिए, 1 लीटर कोई सोल्यूशन है, मान लीजिए H2SO4 का 1 लीटर सोल्यूशन है, तो H2SO4 का कितना मोल उसमें डिजॉल्व है वही उसका क्या हो जाएगा, मोलरिटी। उसी तरह से चीनी, आप 1 लीटर चीनी का सोल्यूशन है शुगर का, तो उसमें चीनी का कितने मोल घुले हैं वही उसका क्या हो जाएगा, मोलरिटी। तो जितने मोल घुले रहेंगे उसने हम पता
पता कर लेंगे उसकी मोलरिटी क्या है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये टर्म है। तो मोलरिटी इस कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे ही अपान करते हैं पर यूनिट हो जाता है। ये जो लिखा गया ना प्रेजेंट इन 1 लीटर, ये 1 मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, तो अपान करते हैं पर यूनिट हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें लीटर इन लीटर, ये लीटर में होना चाहिए, ml में है तो लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या यूज करते हैं, n, वॉल्यूम के लिए कैपिटल V, और यहाँ पर यूनिट ध्यान रखना है कि लीटर में होना चाहिए। और आप मोल जानते हैं, ये जो n क्या है, मोल्स है। n बराबर क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और दोनों का वेट किस में होना चाहिए, ग्राम में, क्योंकि मोलर मास हमेशा ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास यू, एटॉमिक मास यूनिट या ग्राम दोनों में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये मोलर मास है तो हमेशा ग्राम में। अब इसको सिंबल कैसे दें, n इक्वल टू गिवन मास के लिए क्या लेते हैं, स्मॉल w, और मोलर मास के लिए देखिए यहाँ कैपिटल M है तो एक कहीं कहीं कैपिटल M होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों M एक जैसा हो जाएगा, इसलिए हम m डैश दे देते हैं। तो ये क्या हो गया, n बराबर। अब इसमें हम इस इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट कर दें n का वैल्यू, तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कैपिटल M इक्वल टू मोलरिटी इक्वल टू n की जगह हम w की जगह क्या लिख देंगे, w बाई m डैश अपान v। तो इसको सही आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं ऐसे, w बाई m डैश इंटू v। अब v किस में होना चाहिए, लीटर में, तो ये m हो जाएगा। ये आपका फार्मूला हो गया, मैथमेटिकल इक्वेशन यानी फॉर्म जिसको बार बार में यूज करना है। अच्छा, यहाँ पर इसका यूनिट क्या होगा मोलरिटी का, यहाँ का यूनिट क्या होगा, यूनिट आपसे बार बार पूछा जाता है। तो यूनिट क्या हो गया, देखिए ये ऊपर क्या है, मोल है, नीचे क्या है, वॉल्यूम लीटर में है। तो मोल पर लीटर, या इसी को लीटर को पर हटाएंगे तो लीटर इनवर्स हो जाएगा, तो मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 3 बार मैं कह दिया इंपॉर्टेंट। चलिए, समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी से थोड़ा सा डिफरेंट, तो उसको देखिए, दोनों में डिफरेंस भी समझते रहिए। मोलैलिटी सिंबल स्मॉल m, वर्ड में कैसे बोलेंगे, सेंटेंस में, द अमाउंट ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ सॉल्यूशन नहीं बोल रहे हैं, फिर से सुनिए, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट नोन एज मोलैलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का ही है, लेकिन हम यहाँ पर सॉल्यूशन ना बोलकर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट बोल रहे हैं, यानी 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिख दे रहा हूँ मैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दीजिए, यहाँ सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। स्मॉल m लिख दिया हूँ मैं, कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन कि क्या, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, इन
किलोग्राम। ध्यान रखिए। अब इसको शॉर्टकट लिखें, इसका देखिए शॉर्टकट केमिस्ट्री का क्या है, बहुत ही अच्छा टूल्स है। जैसे बड़े से बड़ी चीज़ को हम क्या कर देते हैं छोटे में। तो स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के लिए स्मॉल n, जैसे मोलरिटी में किए थे। और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी को हम क्या कर सकते हैं, वेट को हम कैपिटल W से दिखाएंगे, ठीक है। और इसका यूनिट भी लिख देंगे kg, ठीक। अब n बराबर हम जानते ही हैं क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास m डैश इंटू कैपिटल W, और कैपिटल W किस में, kg में। अंडरस्टूड है। तो ये इसके m बराबर इसको लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं। इसको यहाँ न लिख कर यहाँ भी लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा क्लियर, मतलब ये बीच में आ जा रहा है तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसी चीज़ को, m डैश इंटू कैपिटल W kg। ये हो गया आपका फार्मूला जिसको बार बार यूज करना है। सॉल्यूशन में मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन तीनों का ज़्यादातर यूज है, इसलिए आपको मैं इस पर फोकस करने का बात कर रहा हूँ। बहुत इजी है, मैं कहा मैथमेटिक्स और थोड़ा सा केमिस्ट्री है। मुझे लगता है कि सॉल्यूशन केमिस्ट्री का सबसे सरल चैप्टर में आता है, बस इस पर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, मैथमेटिक कैलकुलेशन बेस्ड है। तो चलिए आगे देखते हैं। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या है, अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट बताइए। यूनिट आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए इसका यूनिट आपको कमेंट करके बताना है कि आपका यूनिट इसका क्या होगा। आप फार्मूला देखे हैं तो उसको यूनिट बना लीजिए। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी स्मॉल कैपिटल N, नॉर्मेलिटी। तो ये कैपिटल N क्या है, नॉर्मेलिटी का सिंबल क्या होता है, ध्यान से देखिए। इसको पहले वर्ड में, सेंटेंस में, ये बहुत कम यूज होने वाला, पहले ज़्यादा प्रैक्टिकल में यूज होता था नॉर्मेलिटी टर्म में, अब ये नॉर्मेलिटी की जगह मोलरिटी ले चुका है। तो जानते रहिए, आपको टर्म जानना है। तो नॉर्मेलिटी में क्या होता है, सेंटेंस में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। जैसे नंबर ऑफ मोल्स कहते थे, यहाँ पे बोलेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, मैं उसको प्याज की तरह उधेड़ूंगा, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे, तो आपको क्लियर होगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो सेंटेंस में द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट present in 1 liter of solution। देखिए यहाँ फिर से सोल्यूशन आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। देखिए ये नंबर ऑफ ग्राम, जी और इक्वी लिख देंगे, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। सिंबल के रूप में लिखना चाहेंगे, n इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का सिंबल नहीं है तो पूरा ही लिखना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम का v लिखेंगे और यहाँ पर लीटर लिखेंगे। अब चलिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आया, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो चलिए मैं इतना जगह में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, EQ। तो ये होता है गिवन वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। मतलब ये ग्राम में गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, जो चीज़ का निकालना चाह रहे हैं, ये सॉल्यूट के लिए है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट आ गया प्रॉब्लम कि एक चीज़ समझने चले, दूसरा चीज़ प्रॉब्लम फंस गया। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या है ना, इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट समझ लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट
वेट। ये होता है मोलर मास। मोलर मास यदि मॉलिक्यूल है तो मोलर मास, यदि एलिमेंट है तो एटॉमिक मास। यदि मॉलिक्यूल है तो मोलर मास और यदि एलिमेंट है तो एटॉमिक मास। तो मैं दोनों लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ऑब्लिक करके, अपान एन फैक्टर। तो देखिए ये यहाँ पर मैं एटॉमिक मास लिख दे रहा हूँ। एटॉमिक मास, यदि एलिमेंट है तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल है तो मोलर मास। अपान क्या लिख रहा हूँ, एन फैक्टर। लो अभी हम चले थे क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ने। वो पढ़ने के लिए हमने क्या लिख दिया, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। अब ये प्रॉब्लम आ गई, इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो आप बता रहे हैं सर कि मोलर मास अपान आर, एटॉमिक मास अपान एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या है, मतलब एक को पकड़ रहे हैं, दूसरा को पकड़ रहे हैं, तीसरा को पकड़ रहे हैं, चौथा, ये सब प्रॉब्लम होता जा रहा है। ये स्टेप बाय स्टेप आप जब इसको उल्टा पकड़ के जाएंगे, यानी इसको जानना है तो आपको ये ऐसे उल्टा जाना होगा नॉर्मलिटी के लिए। अब एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एन फैक्टर क्या है, तो एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, तो आइए देखिए इसको। तो एन फैक्टर हमें फाइंड करना है, तो किसके लिए फाइंड करना है, हमारे पास क्या है, यदि एलिमेंट है, मान लीजिए आपके पास कोई एलिमेंट है, तो एलिमेंट का एन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, उसका एटॉमिक मास होगा एलिमेंट के लिए, तो उसका एन फैक्टर क्या होगा, उसका वैलेंसी, यानी उसकी जो वैलेंसी होगी वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। यदि एलिमेंट है तो उसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो लाइट चली गई, मैं थोड़ा लाइट आपको जला दूँ। तो एलिमेंट के लिए वैलेंसी, और यदि आपका कोई एसिड है, क्या है, एसिड है, तो उसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, उसकी बेसिसिटी। क्या निकालेंगे, बेसिसिटी। और बेसिसिटी क्या होता है, कितना H+ आयन लिबरेट करता है, कोई एसिड कितना H+ आयन लिबरेट करता है। जैसे HCl में से कितना H निकलेगा, 1, तो उसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1। H2SO4 है तो कितना H+ दे सकता है, 2, तो उसकी बेसिसिटी 2। इन नंबर ऑफ H+ आयन लिबरेटेड बाय एन एसिड नोन एज बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। फिर से सुन लीजिए, द नंबर ऑफ H+ आयन लिबरेटेड बाय एन एसिड नोन एज देयर बेसिसिटी, या ठीक है। तो ये बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ H+ आयन। और यदि बेस है तो उसकी क्या लेते हैं, एसिडिटी। तो इसका उल्टा कर लीजिए, तो एसिडिटी क्या होता है, बेस कितना OH आयन लिबरेट करेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी। नंबर ऑफ OH आयन लिबरेटेड बाय ए बेस कॉल्ड एसिडिटी ऑफ द बेस। तो जैसे NaOH है तो कितना OH देगा, 1, तो उसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पर एसिडिटी का मतलब OH आयन, एन फैक्टर वही उसका हो जाएगा। और यदि आपका कोई साल्ट है, तो साल्ट है तो कितना उसमें पॉजिटिव आयन की संख्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फिर सुनिए, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द साल्ट। जैसे आपका पोटेशियम सल्फेट है, क्या है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, तो इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 2, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। एनायन का कैटायन क्या होता है, बराबर होता है, तो साल्ट में कैटायन आयन बराबर होता है, तो हम केवल कैटायन के चार्ज की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन यानी पॉजिटिव आयन, तो कितना है, 2। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नोन एज एन फैक्टर ऑफ द साल्ट, ठीक है। तो पोटास एलम का एन फैक्टर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताएंगे आप। तो बेस में क्या होता है, नंबर ऑफ, सॉरी साल्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। उस तरह से आपका यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन में। फिर सुनिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है वही उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग हो या रिड्यूसिंग, उसके लिए नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन। तो मुझे ऐसा है कि आपको एन फैक्टर पता हो जाएगा। इससे एन फैक्टर का डिवाइड कर देंगे किस में, यदि एलिमेंट का निकालें तो एटॉमिक मास में, यदि मोलर मॉलिक्यूल का निकालें तो मोलर मास में एन फैक्टर का डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के आप इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट पता हो जाएगा तो जो वेट रहेगा उसमें इक्विवेलेंट वेट का भाग कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा तो वॉल्यूम का डिवाइड करके आप नॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा है कि आपको नॉर्मेलिटी, मोलरिटी पता हो गया। अगले टर्म की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। क्यों? क्योंकि लाइट की भी अभी लाइट चली गई है, थोड़ा सा ये थोड़ा कम लाइट है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आपको अगले वीडियो में इसको और एक्सप्रेस करूँगा। तो हम 4 पढ़ चुके हैं। कितना क्या क्या पढ़ लिए? मास बाई डब्लू बाई डब्लू, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, क्या क्या पढ़ लिए? डब्लू वेट परसेंटेज, सीधी बात कहें तो वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी। यानी हम लोग 1 2 3 4 5 6 चीज़ पढ़ लिए। अभी 2-3 टर्म और पढ़ेंगे, ठीक है? तो अपना एक्सपीरियंस आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।